हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। अभी जो बायो से रिलेटेड जो 2 एग्ज़ाम्स हैं, पुरुषोत्तम प्रसाद अधिकारी और लेक्चरर बायो का, तो उसी के अंतर्गत हम लोग बायो के टॉपिक्स कर रहे हैं और हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स में हमने इससे पहले जो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने किया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर्स वगैरह हमने देख लिए थे और उसमें हमने डीएनए पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का सिंथेसिस, तो इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम। तो डीएनए इज़ द ओनली मॉलिक्यूल, डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो खुद को सेल्फ डुप्लीकेट कर सकता है, इसलिए इसको लिविंग मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, सेल्फ डुप्लीकेशन इसमें होता है और इसी को ही डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज़ में होता है? एस फेज़ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि कौन से फेज़ में डीएनए, कौन से फेज़ में सेल साइकिल के डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो वो एस फेज़ है। एस फेज़ मतलब सिंथेसिस फेज़। तो 4 फेज़ होता है ना, G1 फेज़, एस फेज़, G2 फेज़ और एम फेज़। तो एस फेज़ में ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और इस टाइम पे सेल डिवीजन के इस टाइम पे क्या होता है? इट डिवाइड्स इन इक्वल पार्ट्स इन डॉटर सेल, और ये डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। अब सेल सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 स्टैंड है। जैसे आपको पता है कि 2 स्टैंड होते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड या इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड्स को देख के ही उसी के सीक्वेंस में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव इसको इसलिए बोलते हैं। तो सबसे पहले जो सेमी कंजर्वेटिव मोड डीएनए रेप्लिकेशन का वो प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो वॉटसन एंड क्रिक ने से प्रपोज किया था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था वो मीजल्सन, स्टेहल और मिजल्सन ने किया था 1958 में। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई पर। और उस ऐसे ही एक और साइंटिस्ट जिनका नाम टेलर था, उन्होंने वाइशिया फावा में 1958 में अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन ये मिजल्सन, स्टेल और टेलर, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि डीएनए जो है वो से रेप्लिकेट करता है। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने क्या टेक्निक यूज़ की, कौन सा आइसोटोप यूज़ किया है। तो जो टेलर हैं जिन्होंने वाइशिया फावा में अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने क्या यूज़ किया? रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप में क्या यूज़ किया था उन्होंने? टाइट्रिएटेड थायमिडिन। ठीक है। और मिजल्सन और स्टेहल ने क्या यूज़ किया था? हैवी आइसोटोप, नाइट्रोजन 15 एंड 15 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि कौन सा हाई आइसोटोप यूज़ किया हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं आप 2 स्टैंड है, और इसमें अगर रेडियो आइसोटोप इसमें जैसे इसमें रेडियो आइसोटोप था थायमिडिन, और जैसे इन्होंने रेप्लिकेट किया तो हमें जो ये 2 स्टैंड मिले, दोनों स्टैंड में से एक एक स्टैंड क्या थे? रेडियो एक्टिव उनमें प्रेजेंट था। तो इससे क्या पता चलता है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो होता है। जैसे कि आपको पता है, ड्यू टू द रेप्लिकेशन ऑफ एक्टिव थायमिडिन कंटेनिंग डीएनए, उसमें एक्टिव थायमिडिन था। तो 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स वर ऑब्टेन इन विच 50% रेडियो एक्टिविटी वॉज फाउंड। इसमें 50% जो नए जो डॉटर डीएनए बने थे उसमें 50% रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी। और जैसे ही ये 2 डीएनए जो मॉलिक्यूल वो रेप्लिकेट हुए, तो नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ? आउट ऑफ 4 डीएनए 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स वर रेडियो एक्टिव एंड रिमेनिंग 2 वर नॉन रेडियो एक्टिव। तो जो मैंने आपको बताया कि इसमें सेमी कंजर्वेटिव की वजह से ही क्या होता है, 4 में से 2 जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं रेडियो एक्टिव आते हैं, और जो 2 रिमेनिंग है वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव है, पूरा कंजर्वेटिव नहीं है, पूरा रेप्लिकेट नहीं करता है, हाफ ही रेप्लिकेट करता है। In the same sequence, the DNA obtained molecule were further made to replicate, then also the number of radioactive DNA remains same.
तो जैसे ये और ये आगे रेप्लिकेट करते रहेंगे तो सीक्वेंस वही बनता रहेगा। अब मैकेनिज़्म क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैकेनिज़्म क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का, कैसे कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं वो हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, आप अब इस तक समझ गए होंगे ना कि एक डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए है, एक डीएनए, ये डीएनए है और ये दो में डिवाइड हो रहा है डॉटर डीएनए में, तो क्या होगा, इसी को ही रेप्लिकेशन कहा जाता है। अब इसमें मैकेनिज़्म क्या है, इसमें बताया गया है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें कैसे कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं और यूकैरियोट्स में क्या क्या होता है। अब मैकेनिज़्म हम पढ़ने वाले, तो स्टेप्स हैं कुछ डीएनए रेप्लिकेशन के, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। आपको पता होगा जो डीएनए है वो अनवाइंड मतलब वाइंड होते हैं, कॉइलिंग होती है उनमें, तो उसमें सबसे पहले जिपिंग होती है। जिपिंग मतलब जैसे आपने जिप चेन देखी है ना, तो उसमें कट लगेगा पहले, फिर वो चेन पूरी खुलेगी, वरना पहले वो एक दूसरे से वाइंड हुई रहती है अच्छे से, तो सबसे पहले कट लगेगा। तो अब इसके बाद अनजिपिंग करनी है हमें सबसे पहले, तो क्या होगा अनजिपिंग में या अनवाइंडिंग में, सबसे पहले द सेपरेशन ऑफ टू चेन्स ऑफ डीएनए इज टर्म एज अनजिपिंग। जो दो डीएनए चेन हैं उनका अलग होना अनजिपिंग कहलाता है। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन से ही होता है। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस, इस स्टैंड का नाइट्रोजन बेस और इस स्टैंड का नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से किससे अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अनजिपिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ना है बीच में, तो इसी को ही अनजिपिंग कहा गया है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग starts at this certain specific point which is termed as initiation point the और या origin of replication। अब ये जो पूरी डीएनए है, अब इसमें भी ऐसा नहीं कि कहीं से भी तुम वो कट लगा दे रहे हो और अनजिप कर दे रहे हो, यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, ठीक है, या एक ओरिजिन होगा, तो इसी को क्या कहा जाता है, इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पर से वो अनजिपिंग या अनवाइंडिंग शुरू होगी। अब देखो प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें तो बहुत सारे ओरिजिन्स होते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इन प्रोकैरियोट्स देयर आर ओकर ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही ओरिजिन होगा, पूरे डीएनए में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे ये इनिशिएट होगा, जहाँ पे अनजिपिंग जो है वो शुरू होगी, रेप्लिकेशन शुरू होगा। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, देयर ऑकर्स मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहाँ पे बहुत सारे ओरिजिन्स हैं रेप्लिकेशन के, और यहाँ पे मैनी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर से अनजिपिंग स्टार्ट हो जाती है। एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पर जो ओरिजिन होता है जहाँ से कट लगना है, द टोपो आइसोमरेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा एंजाइम, टोपो आइसोमरेज एंजाइम हेल्प करता है कट लगाने में। और टोपाइसोमरेज क्या है, एक एंडोन्यूक्लियस है। देखो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस दो एंजाइम है, उसी के अंतर्गत सारे एंजाइम्स आते हैं। अब एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, जो डीएनए के बीच में कहीं भी कट लगा देता है, ठीक है, वो एंडोन्यूक्लियस। और डीएनए के बाहर आइदर एंड्स में कट लगाना, एंड में कट लगाने वाले, वो क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस। तो टोपाइसोमरेज क्या है, एंडोन्यूक्लियस है, जो डीएनए में कट लगाएगा, induce a cut in one strand of DNA to relax the two strands of DNA। वो कहीं पे कट लगाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे दो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ने में कट लगाएगा कहीं पे, ठीक है, जहाँ पर से इनिशिएशन पॉइंट होगा वहीं पे वो कट लगाएगा और वहाँ पे अनजिपिंग शुरू हो जाएगी। तो टोपोआइसोमरेज एंजाइम इसमें हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्या है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल अनजिपिंग ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड इज हेलिकेज। और हेलिकेज भी क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है अनजिपिंग में, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में। इन द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग मैग्नीशियम +2 आयन जो होता है वो एज अ कोफैक्टर हेल्प करता है हेलिकेज को। और जो ये अनजिपिंग होती है अल्कलाइन मीडियम में टेक्स प्लेस करती है। इतना समझ आ गया आपको। अब प्रोटीन, एक और प्रोटीन है हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है,
प्रिवेंट्स रिकॉइलिंग ऑफ टू सेपरेटेड स्ट्रैंड। आपने देखा होगा ना, धागा बहुत रोल हुआ रहता है, उसको सीधा करोगे फिर से वो रोल हो जाएगा। तो इस चीज़ को फिर से वो रिकॉइलिंग करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन हेल्पफुल होते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं रिकॉइलिंग को। और ऐसे ही इसी की तरह एसएसबी प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स और लूप्स इन द सेपरेटेड स्ट्रैंड। और ये लूप्स को प्रिवेंट करता है, बैंड्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब एक और एंजाइम है डीएनए गायरेज। गायरेज क्या है, टोपो आइसोमरेज का ही टाइप है, ठीक है। और ये सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए को प्रिवेंट करता है। अब देखो, आपको जब कुछ जैसे कुछ आपको एक क्वेश्चन आ गया कि विच एंजाइम हेल्प्स इन द सुपर कॉइलिंग, विच एंजाइम हेल्प्स टू प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, तो आपको टोपोआइसोमरेज दिया होगा, तो आप उसको टोपोआइसोमरेज को टिक करो। लेकिन जब वहाँ पे टोपोआइसोमरेज नहीं है और डीएनए गायरेज है, तो आप डीएनए गायरेज को टिक करोगे, ठीक है। The process of DNA replication takes a few minutes in prokaryotes. प्रोकैरियोट्स में DNA रेप्लिकेशन तो कुछ मिनट में हो जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में कुछ घंटे तक ये हो सकता है। अब न्यू चेन, अब कट लग गया है, अनजिपिंग हो गई है, ठीक है, अनजिपिंग हो गई है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड में कट, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट गए हैं, दो अलग अलग स्ट्रैंड मिल गया अब हमको, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड। अब कट लगा है, अभी अलग अलग नहीं हुआ, अभी कट लगा है, सुपर कॉइलिंग होने से प्रिवेंट हुआ है। अब क्या होगा, अब सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, उसके साथ जो दो स्ट्रैंड बने उनके न्यू चेन बनेंगे अब, ठीक है। उसके लिए कौन सा एक टाइप, आरएनए का एक टाइप हमें चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर इज कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो नए चेन के सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर चाहिए। अब आरएनए प्राइमर कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा एक एंजाइम से, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से, जिसको प्राइमेज भी कहते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम या प्राइमेज जो क्या करता है, कैटेलाइज करता है आरएनए प्राइमर को। सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर टेक प्लेस इन 5 to 3 डायरेक्शन। आपने देखा होगा कि ना, दो स्ट्रैंड हैं तो एंटी पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। ये 5 to 3 प्राइम में जाएगा, तो ये तो 3 to 5 प्राइम में जाएगा। और जो आरएनए प्राइमर है जो, वो क्या करता है, वो 5 to 3 डायरेक्शन में टेक्स प्लेस करता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, अब न्यू चेन बन गया, ठीक है। आरएनए प्राइमर क्या करेगा, ये अलग अलग दो स्ट्रैंड अलग अलग हुए थे, इनके साथ अब नए चेन बनेंगे। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर को किसने कैटेलाइज किया, आरएनए पॉलीमरेज, जिसको कि प्राइमरेज एंजाइम भी कहते हैं। और ये 5 to डायरेक्शन में बन गया, तो नए चेन फॉर्म हो गए। दिस आरएनए इज रिमूव्ड, तो ये आरएनए जो है रिमूव हो जाएगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म nucleotides are present in the form of triphosphate like ATP GDP, ठीक है। डिऑक्सी, डी मतलब क्या होता है, डिऑक्सी ATP, डिऑक्सी GTP। तो जो अब आरएनए रिमूव हो गया, तो न्यूक्लियोटाइड्स अब कहाँ से मिलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलेंगे। और न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ट्राइफॉस्फेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। During replication, 2 phosphate groups of all nucleotides are separated. तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज यील्ड विच इज़ कंज्यूम इन डीएनए। अब एनर्जी तो देखो अलग अलग होती है, तो एनर्जी इसमें बहुत सारी बनती है, लेकिन जो एनर्जी है वो कहाँ, वो डीएनए रेप्लिकेशन में ही कंज्यूम हो जाती है। और ये जो डीएनए के लिए जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं मिलती है, जो वहाँ पे जो एटीपी हैं उनसे ही मिलती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो मतलब डीएनए जो रेप्लिकेशन की जो सिंथेसिस की जो प्रोसेस है
वो माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। हाँ, तो जो मतलब एनर्जी इसके लिए बहुत चाहिए। Deoxyribonucleotide triphosphate serves dual purposes in addition to acting as substrate, they provide energy for polymerization। और जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में जो ये ट्राइफॉस्फेट्स हैं, ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन ऑलवेज टेक प्लेस इन 5 to 3 डायरेक्शन। अब जो न्यू चेन है ना, वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनेंगे। अब यहाँ पे 2 स्ट्रैंड बनते हैं, देखिए एक चेन है, ये अलग अलग हो गई, अनजिपिंग हुई, ये 2 अलग चेन हो गई, ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन, 3' to 5 डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड जो बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस बनती रहती है, और एक होती है लैगिंग स्ट्रैंड जो टूट टूट के बनती है, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। The formation of second chain begin from the center and not from the terminal points। सेंटर से ही बनेगा जो न्यू चेन है, टर्मिनल एंड से नहीं बनेंगे। सो दिस चेन इज़ कॉन्टीन्यूअस। अब देखो जो एज जो 5 to 3 डायरेक्शन में जा रहा है ना, वो क्या है, कॉन्टीन्यूअसली बनती रहती है और इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो सेकंड चेन होती है वो बिगिनस फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से बनती है, टर्मिनल से नहीं बनती है, और ये डिसकंटिन्यूअस होती है, और ये स्मॉल सेगमेंट्स की बनी होती है जिसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और ये डिसकंटिन्यूअस है इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है, ये सारे जो ये फ्रेगमेंट्स हैं ये जुड़ जाते हैं, और जिससे कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो उससे भी एक न्यू चेन बन जाती है। द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एंजाइम लाइगेज। जो एंजाइम डीएनए जो लाइगेज है वो हेल्प करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जॉइन करने में, और खुराना ने सबसे पहले डीएनए लाइगेज एंजाइम को डिस्कवर किया था। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन इज कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम आरएनए डीएनए पॉलीमरेज। और जो न्यू चेन के कैटेलाइज फॉर्मेशन को कौन कैटेलाइज करता है, डीएनए पॉलीमरेज। अब जो प्रोकैरियोट्स है उसमें तो 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज है, और जो यूकैरियोट्स है उसमें 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज है, ये आपको याद रखना है। अब इनका काम क्या होता है, देखो फर्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कोरेनबर्ग। कोरेनबर्ग ने 1957 में इसको डिस्कवर किया था। सो इट इज़ कॉल्ड कोरेनबर्ग्स एंजाइम भी कहा जाता है इसको, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। कोरेनबर्ग ऑल्सो सिंथेसाइज डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल इन द लैबोरेटरी, और जो यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार डीएनए को लैब में सिंथेसाइज किया था। दिस एंजाइम फंक्शन एज एक्सोन्यूक्लियस, ये एक एक्सोन्यूक्लियस है। अभी मैंने आपको एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस में डिफरेंस बताया था। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या है, वो भी एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है। इट सेपरेट्स आरएनए प्राइमर फ्रॉम डीएनए एंड ऑल्सो फिल द गैप्स। ये डीएनए प्राइमर, जो आरएनए प्राइमर है, जो एंजाइम था ना आरएनए प्राइमर, उसको क्या करता है, ये सेपरेट करता है डीएनए से एंड फिल द गैप्स। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ये भी एग्जांपल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि विच एंजाइम इज़ नोन एज डीएनए रिपेयर एंजाइम, तो डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सारे डीएनए रिपेयरिंग में हेल्पफुल होते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज हेल्पफुल है। स्पेसिफिक पूछ लिया तो फिर वो अलग बात है। अब डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के, इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव इन रेप्लिकेशन प्रोसेस, ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। इट ऑल्सो हेल्पफुल इन डीएनए रिपेयरिंग इन एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड पॉलीमरेज थर्ड। अब देखो, जब डीएनए, मैंने कहा ना डीएनए रिपेयरिंग में डीएनए पॉलीमरेज सारे ही होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर फर्स्ट और थर्ड ना रहा तो जो सेकंड है वो मोस्ट हेल्पफुल होता है डीएनए रिपेयरिंग में। डीएनए थर्ड, पॉलीमरेज थर्ड, इट इज़ द मेन एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या है, मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन में। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डिलूशिया एंड कैर्न्स। डिलूशिया और कैर्न्स
ने सबसे पहले क्या किया, इसको डिस्कवर किया था। द लार्जर चेन आर फॉर्म बाय दिस एंजाइम, जो बड़ी चेन होते हैं डीएनए की, वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वो फॉर्म करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेप्लिकेज, इसी एंजाइम को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेज। ओके, अच्छा, इसको प्राइमेज कहा जाता है, डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमेज कहा जाता है, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को आरएनए प्राइमेज को प्राइमेज कहा जाता है, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को रेप्लिकेज कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम कंपोज्ड ऑफ 7 पॉलीटाइड, इसमें क्या होते हैं, 7 पॉलीटाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। अब ये है यूकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा, गामा, टो, साई। तो ये भी सारे क्या होते हैं, अल्फा किस में है, कंसर्न विद लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, ये लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करता है। बीटा क्या है, डीएनए रिपेयर में हेल्पफुल होता है। गामा डीएनए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन में कौन हेल्पफुल होता है, गामा डीएनए हेल्पफुल होता है। टो, इट इज़ कंसर्न, डेल्टा, इट इज़ कंसर्न विद लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, ये लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। और इट इज़ कंसर्न विद प्रूफ रीडिंग, ये प्रूफ रीडिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। दस डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड विद द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एंजाइम। तो आपने जैसे कि पढ़ लिया होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से अलग अलग एंजाइम है, उनका काम क्या है। इफ़ द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ईच डॉटर डीएनए molecule receive one chain of polynucleotides from mother DNA molecule and second chain is synthesized। तो अभी आपको बोला ना, पहले जो डीएनए है वो डीएनए मॉलिक्यूल होगा, और तो अलग अलग होगी ये, तो जो ये डॉटर जो है वो खुद सिंथेसाइज होती है। अब जो स्पेशल पॉइंट है ना, उसको अच्छे से पढ़ना है। ऑल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंजाइम्स है 5' to 3' polymerization activity and 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो डीएनए जो पॉलीमरेज है ये 5 से 3' में पॉलीमराइजेशन करती है, और जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो करती है वो 3 से 5' में करती है। एनी फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर रेप्लिकेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी। अब देखो, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, डॉटर डीएनए बन गए, फिर लास्ट में क्या होता है, सेल डिवीजन एस फेज़ में होता है ये, उसका लास्ट में एम फेज़ में क्या होगा, सेल डिवीजन होता है। अगर सेल डिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, फेलियर हुआ उसमें कुछ, तो पॉलीप्लॉइडी का रिजल्ट आ जाता है। पॉलीप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड डीएनएज इज द डीएनएज मीन मैनी डीएनए, और डीएनएज मीन्स डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर एज लग गया ना तो एंजाइम्स की बात हो रही है, और एस लगा है तो मतलब कि बहुत सारे डीएनए, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस आज के लिए इतना ही डीएनए रेप्लिकेशन में। होप तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और आगे हम इसके बाद हम आरएनए के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आरएनए क्या है और कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं, जेनेटिक होता है, नॉन जेनेटिक होता है, इसके अलावा टीआरएनए का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आपको ऐसी वीडियो चाहिए आगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।